हेलो स्टूडेंट। सो आज हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। तो लाइव क्लासेस में हम बात करेंगे आज एक स्ट्रक्चर किसका सो स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखो, जैसे अपन जानते हैं ना कि स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे मैंने प्रोसेस में बताया था। तो स्ट्रक्चर किसका बनाने हैं, तो मैंने कहा स्पर्म के स्ट्रक्चर। अब देखिए, स्पर्म के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था कि स्पर्म को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ। सो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टिड वो समझते हैं, जोआ समझते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर, और टिड को समझते हैं थ्रेड टाइप। एक्चुअली ये उल्टा है। स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म को ही हम स्पर्मेटोजोआ। इट्स मीन्स ये स्पर्मेटिड नहीं है, स्पर्मेटिड सर्कुलर होता है। स्पर्मेटोजोआ कैसा होगा, तो आपको बताना है सर ये स्पर्मेटोजोआ स्पर्म है और ये मोटाइल होगा। अब जरा देखो, मैंने कहा ना स्पर्म जब स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड से बनता है तो इस प्रोसेस का नाम स्पर्मियोजेनेसिस था। क्या नाम था, स्पर्मियोजेनेसिस। सो अब देखो, अब आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं कि एक हमारे पास मेच्योर स्पर्मेटोजोआ मींस पूरा बना हुआ स्पर्म है। सो एक स्पर्म के कितने पार्ट हो सकते हैं, तो अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म की को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो अपन पहले कहां पर करेंगे, हेड की बात। एक हो गया हेड, और हेड के नीचे छोटा सा पार्ट है ना जिसकी बात करेंगे, उसे कहेंगे नेक। हेड होगा, नेक होगा, जस्ट आफ्टर नेक मिडिल पीस होगा, और इसके बाद क्या होगा, टेल रीजन। तो इतने रीजन आपको मिलेंगे, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। दीज आर द रीजन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म के रीजन। अब जरा देखिए, अब एक बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल रीजन है। तो इसमें हेड वाले रीजन में अगर देखा जाए तो इसके रीजन में दो पार्ट आपको मिल जाएंगे। इसका एक ऊपर ट्रायगोनल रीजन होगा जो कैप लाइक रीजन होगा, उसे कहेंगे एक्रोसोम। एक्रोसोम, और एक्रोसोम के साथ साथ आपको दूसरा पार्ट मिलेगा, एक्रोसोम होगा और एक्रोसोम के साथ होगा न्यूक्लियर रीजन, जहां पर न्यूक्लियस। तो इसको न्यूक्लियस रीजन कह सकते हो या न्यूक्लियस वाला रीजन होगा, पार्ट हो गया। सो ये दो पार्ट होंगे। नेक वाले रीजन में मैंने जैसे बोला था, नेक वाले रीजन में सेंट्रियोल होते हैं। कितनी, 2 सेंट्रियोल होंगे। कितना सेंट्रियोल होगा, सो आपको बोलना होगा 2 सेंट्रियोल। और ये जो 2 सेंट्रियोल होते हैं ना, इसमें एक ऊपर की तरफ होगा, तो जो अब ऊपर होगा ना तो उसे क्या कहोगे, प्रॉक्सिमल। पहला हो गया ना, तो उसको बोल देते हैं प्रॉक्सिमल। और जो नीचे की तरफ होगा उसको बोलेंगे डिस्टल। तो एक हो गया प्रॉक्सिमल, एक हो गया डिस्टल सेंट्रियोल होंगे। ये इस रीजन। इसका मतलब देखो, जैसे आपसे कोई पूछता है ना कि हेड रीजन में क्या क्या है, नेक में क्या है, तो हेड रीजन में ऊपर की तरफ क्या है, एक्रोसोम है, एक्रोसोमल रीजन हो गया, और उसका मैक्सिमम पार्ट जिसने ऑक्युपाइज किया है वो हो गया न्यूक्लियस। अब देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, एक्रोसोम और न्यूक्लियस दो रीजन होंगे। अभी मैं बताऊंगा तब बनाऊंगा इसका स्ट्रक्चर, तो समझिए। अब देखो यहां पर क्या होगा, मिडिल पीस में क्या है, मिडिल पीस में डिस्टल सेंट्रियोल से निकला हुआ एक्सेल फिलामेंट होगा, फिलामेंट होगा। और अगर देखो इसको व्रैप किए हुए क्या होंगे, देयर आर माइट्रो। तो दूसरा हो गया माइट्रो। और मैंने कहा था ना कि माइट्रोकांड्रिया कितने होते हैं, तो एक्सेल फिलामेंट तो एक होगा ना, लेकिन ये होंगे कितने, 25 से 30 माइट्रोकांड्रिया इस रीजन में होंगे। देखिए मैंने कैसे बनाया है, जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे आपको करना है। अब देखो टेल रीजन, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेल फिलामेंट है, सो एक्सेल फिलामेंट होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, एक्सेल फिलामेंट के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेल फिलामेंट को चारों तरफ से लिटिल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब बहुत
अमाउंट ऑफ, किसका होगा, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। अब देखो ये एक बात आपको समझ में आई। तो पहला क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, तो पहला क्वेश्चन होगा हाउ मेनी रीजन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के रीजन कितने हैं, तो आंसर देना होगा हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। अब देखिए हेड में कौन कौन सा रीजन होगा, एक्रोसोम और न्यूक्लियस, दो पार्ट हो जाएंगे। नेक में क्या होगा, नेक रीजन में दो सेंट्रियोल होंगे, एक प्रॉक्सिमल न्यूक्लियर प्रॉक्सिमल होगा सेंट्रियोल जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होगा, और एक होगा डिस्टल। डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सेल फिलामेंट, और एक्सेल फिलामेंट के चारों तरफ क्या होते हैं, माइट्रोकांडिया व्रैप्ड रहते हैं। जिस रीजन पर माइट्रोकांडिया होंगे वहां तक के रीजन को कहेंगे क्या, उस रीजन को हम लोग नाम देते हैं क्या, बोलो, तो उसे कहेंगे हम मिडिल पीस। और यहां पर 25 से 30 माइट्रोकांडिया होंगे। अब देखो अब बचा लास्ट टेल रीजन। सो टेल रीजन में क्या है, अब यहां बोलना होगा, तो टेल रीजन में एक्सेल फिलामेंट है लंबा सा, और उसके चारों तरफ क्या है, तो बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, लिटिल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्सेल फिलामेंट के बीच जो साइटोप्लाज्म है ना वो बहुत कम है। तो इस तरह से आपने देखा कौन कौन से रीजन है और उनमें क्या क्या कौन कौन सा पार्ट है। अब देखो इसी में मैं एक चीज बताता हूं, अब सभी रीजन्स को हम समझते हैं, स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। तो देखो अब हमने अभी अभी कहा कि जैसे ये मैं देखता हूं स्पर्म के स्ट्रक्चर में कि ये हो गया हेड रीजन, अगर इसके इस रीजन को हम हेड रीजन मानते, तो अब इस हेड वाले रीजन में ये क्या हो गया, दिस इज द एक्रोसोमल रीजन एंड दिस इज न्यूक्लियर पार्ट। इस न्यूक्लियर पार्ट में अगर देखें तो यहां पर क्या होगा, सेंटर में इसमें होगा न्यूक्लियस। तो मान लो मैंने न्यूक्लियस को यहां रिप्रेजेंट कर दिया कि दिस इज न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में भी क्या है, बहुत कम गैप है, बहुत कम। अब देखो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ कैसे है, थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश, देखो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ पार्ट है ना, तो ये रीजन क्यों, सेंट्रियोल जो होगा ना, एक सेंट्रियोल लगभग इसकी कैविटी में होता है, एक सेंट्रियोल। तो एक सेंट्रियोल की बात करूं तो सेंट्रियोल को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते, देखो ये सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल लगभग यहां पर है और एक यहां पर है। तो इस पूरे रीजन को अगर हम बोलेंगे तो इस रीजन का नाम हम क्या रख सकते हैं, सो इस पूरे रीजन का नाम हो जाएगा ये नेक रीजन, यहां से ये रीजन नेक। अब देखो नेक के बाद अब हमने कहा था अब कौन सा रीजन आएगा, मिडिल पीस। तो इस रीजन को हम लोग मान लेते हैं दिस इज मिडिल पीस रीजन। तो अब सोचो अभी अभी मैंने कहा था मिडिल पीस रीजन में क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिडिल पीस में है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा कि मिडिल पीस वाले रीजन में हमें क्या मिल रहा है, एक्सेल फिलामेंट, ये एक्सेल। और देखिए ये एक्सेल फिलामेंट के चारों तरफ मैंने कहा ना कि जहां तक माइट्रोकांडिया इसके चारों तरफ व्रैप हैं, जहां पर माइट्रोकांडिया व्रैप होंगे उस रीजन को अगर आप कहोगे तो उसे हम कहेंगे क्या, तो देखो यहां पर इसके चारों तरफ क्या है, ये माइट्रोकांडिया इसके चारों तरफ व्रैप। और नंबर ऑफ द माइट्रोकांडिया आपको बताया मैंने कि नंबर ऑफ माइट्रोकांडिया बहुत कम है भाई, कितना है, सो आपने कहा 25 से कितने, 25 से 30 माइट्रोकांडिया, 25 से 30 माइट्रोकांडिया क्वेल्ड स्टेट में है। और इस क्वेल्ड स्टेट को कहते हैं नेबर्न कर्ण, क्या बोलेंगे, इस रीजन को मिडिल पीस कह रहे हैं। और यहां पर मैंने आपसे कहा कि अब इसे क्या कहोगे, नेबर्न कर्ण। अब देखो अब ये आया, ये टेल रीजन। सो ये जो टेल रीजन इसका होगा ना, इसमें क्या होगा, एक्सेल फिलामेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच क्या है, बहुत ही लिटिल गैप है, इट्स मींस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अराउंड इट। इसके चारों तरफ बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म क्या है, इसके चारों तरफ बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है। अब देखिए तो इस तरह से आपने देखा कि ये अब देखो कौन कौन से अब रीजन क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। तो सबसे पहले आपने कौन सा रीजन देखा था, तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये रीजन कौन सा हो गया, ये हेड, इसे क्या कहेंगे, हेड रीजन।
और ये कौन सा रीजन हो गया, तो ये लिटिल पार्ट है, इसे नेक बोलेंगे, और ये क्या है, इट इज मिडिल, मिडिल पीस, मिडिल, मिडिल पीस। और ये जस्ट लास्ट आफ्टर दैट, इसके बाद का जो रीजन है ना, इसे क्या बोलोगे, टेल रीजन। सो टेल रीजन, और जो टेल रीजन, अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, क्या कि यहां पर जो हेड रीजन है इसका परसेंटेज देखा जाए, अगर लेंथ की बात करें तो देखो लेंथ, अगर पूरे ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो स्पर्म का साइज क्या होगा, तो साइज आपको बताना है, ये 40 से 46 माइक्रोन तक का होता है। अब जरा देखिए, इतना ये स्पर्म है, तो ये जो स्पर्म है इसमें इसका 10% लेंथ, 10% ये रीजन हो गया, 10% ये रीजन हो गया, और रिमेनिंग कितना हो गया, 80% पार्ट किसका होता है, 80% पार्ट होगा टेल। आप समझ गए, इतने पार्ट। अब देखो, अब इसमें मैंने फिर से कहा, जरा इसको फिर से थोड़ा सा देखें, क्या कि इसमें दो रीजन हमें मिल जा रहे हैं, एक हमें मिल जा रहा है कौन सा, ये रीजन, इसे कह रहे हैं एक्रोशोम, और ये उसकी कैप है, एक्रोसोमल कैप। तो ये एक्रोसोमल कैप है ना, ये एक्रोसोम वाले रीजन को अगर देखा जाए तो ये इन दोनों, अगर हेड वाले रीजन की बात करें तो हेड में से ये 40% पार्ट सिर्फ ये बना, देन दिस रीजन, ये वाले रीजन की बात करोगे ना जिसमें न्यूक्लियस है, तो ये कितना पार्ट होगा, तो न्यूक्लियर रीजन जो होगा, रीजन, इस रीजन को अगर देखा जाए, दिस इज 60% पार्ट ऑफ टोटल हेड, ये हेड का 60% पार्ट। इस तरह से आपने इसको देख लिया। अब देखो, नेक तो बहुत छोटा है, तो उसको 1% 2% होता है, तो उसको कोई खास बात मैंने नहीं रखता है। अब जरा देखो, ये एक्रोसोम रीजन है ना, तो एक्रोसोम वाले रीजन में क्या होगा, इट इज, ये किससे बना था, मैंने बताया था, एक्रोसोम बनता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स से। कौन बनाता है इसको, एक्रोसोम गाल्जी कॉम्प्लेक्स से, और इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक्रोसोम बनाया किसने है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स ने, और यहां पर भरे क्या है, एंजाइम्स भरे हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये पूरी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो पूरी रीजन, इसको क्या कह रहे हो, तो इस रीजन को हम लोग कहते हैं पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये रीजन हो गया आपका, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा। अब देखिए यहां पर इस तरह से आपने देखा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और भाई ये छोटा सा लिटिल रीजन है, इस रीजन को भी लिख देते हैं यार, क्या लिखेंगे इसको, तो आपने कहा भाई इसका नाम हम लोग तो रखेंगे नेक रीजन। कौन सा रीजन है, तो ये है नेक, तो ये हो गया नेक, तो ये वाला पार्ट हो गया इसका नेक। इस तरह से आपने देखा कि इसके सारे जितने भी पार्ट थे उनको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, इसके क्रोमोटिन मटेरियल इसमें डेंसली पैक्ड होते हैं। अच्छा एक बात बताता हूं, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा होता है ना, तो इसका इस रीजन में, हेड वाले रीजन में बहुत सी प्रोटीन, राइबोसोम, सारी चीजें इससे बाहर निकलती, तो क्या होता है कि इसका वेट थोड़ा कम हो जाता है। इट मींस जो वेट था वो थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में गैप तो बहुत कम हो गया। एक बात तो बताइए, एक तुमको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रिसर्चेबल पॉइंट बताता हूं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी डेंसली पैक्ड हो जाते हैं। डेंसली पैक्ड कैसे हो जाएंगे भाई, क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम है। देखिए एक चीज होती है, अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की जगह, अगर यहां पर हिस्टोन प्रोटीन की जगह अगर हम दूसरी एल्कलाइन, कैसी एल्कलाइन प्रोटीन लगा दें, तो क्या हो जाएगा, दूसरी प्रोटीन आ जाती हैं, उनकी वजह से क्या हो जाता है, ये बहुत ही छोटा, इट मींस इसके क्रोमोसोम भी डेंसली पैक्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन रिप्लेस की जाती है, और रिप्लेस करने के बाद इसमें दूसरी एल्कलाइन प्रोटीन आ गई, और आर्जिनिन टाइप की, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये बहुत ही कैसा हो जाएगा, इसका क्रोमोसोम भी कैसा होगा, डेंस हो गया।
छोटे हो गए, मींस कंडेंस हो गए। ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियस भी इसका कैसा है, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस है। क्या बोला जाता है, अदर सेल के न्यूक्लियस के कंपैरिजन में इसका न्यूक्लियस कैसा है, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए इस तरह से आपने देखा कि ये स्पर्म का ऐसे ऐसे कौन सा पार्ट कैसा था, इसका साइज कितना था, कितने कितने पार्ट को हम कैसे बांट सकते। अब अच्छा एक बात और बताता हूं, इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला रीजन है, यहीं पर मैं थोड़ा सा अलग कलर करके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर क्या देखा जाता है कि जो ये इसका रीजन है जी, ऊपर ये वाला, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर पूरा बना देता हूं ऐसे, इतना। एक्चुअली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे वाला पार्ट है। तो ये क्या होगा, यहां पर एक छोटी सी फाइब्रस लेयर आ जाती है, और ये फाइब्रस लेयर आने की वजह से ये कैसा होगा, फाइब्रस लेयर होगी, जिसको कहते हैं गीलियल। क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे गीलियल, गेलिया। तो इस मेम्ब्रेन को यहां तक जो आई है इसको कह देते हैं गेलिया, और इसके नीचे जो वही फाइब्रस लेयर और नीचे तक चली जाती है, और उस रीजन में जब ये जाती है तो अब कैसी लेयर हो गई, उसी लेयर को हम लोग दूसरे वर्ड में यूज करें तो क्या कह सकते हैं, तो आपको यहां बनाना होगा, ये देखो ये आधे पार्ट से ये फाइब्रस है, लेकिन इसका स्लाइटली कंपोजिशन कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। इसका नाम क्या हो गया, मैनकैट। क्या हो जाता है इसका, तो इस पार्ट का नाम हो जाता है मैनकैट। सो इधर लिख देता हूं, इस तरह से मैनकैट लेयर हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसकी अगर लेयर को भी देखें ना, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो लेयर है वो भी कैसी है, डेंस है, और इसके दो पार्ट बन सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इसके न्यूक्लियर यार कहा जाए कि इसके स्पर्म के कौन कौन से रीजन हैं और कैसे कैसे होंगे। अब देखो एक बात और बता देता हूं, यहां पर जैसे स्पर्म की टेल देखो, अगर कहीं इस तरह का स्पर्म बन गया, अब देखो इस तरह के जो स्पर्म बनना, पर डे कितने स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में अगर देखा जाए तो पर डे 100 मिलियन, कितने, 100 मिलियन स्पर्म पर डे इतने स्पर्म एक हेल्दी मेल में बनते हैं। और एक एजुकुलेशन जिसमें कि कितना होता है, अगर देखा जाए सो 3 to 5 ml सीमेन होता है। इस सीमेन में अगर देखा जाए तो कितने होंगे स्पर्म, सो नंबर ऑफ द स्पर्म 300 to 300 मिलियन स्पर्म। तो इस तरह से आपने देखा एक एजुकुलेशन में कितने होंगे, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। अब देखो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पर, नॉर्मल फर्टिलिटी के मतलब एक मैन जो नॉर्मल फर्टाइल हो उसमें कितने, इसमें से 60% स्पर्म को, कितना, 60% स्पर्म को कैसा होना चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए, नॉर्मल शेप और एंड साइज का होना चाहिए। इट्स मींस 60% को तो ये होना चाहिए। अब इसमें देखिए इनमें से 40% स्पर्म को कैसा होना चाहिए, इनमें से 40% स्पर्म शुड सो हाई स्पीड वेगोरस, तो क्या कहेंगे, वेगोरस स्पीड होनी चाहिए। अच्छा भाई वेगोरस स्पीड, बड़ी तेज स्पीड की बात कर दी हमने कि स्पर्म की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। हाँ भाई कितनी स्पीड होनी चाहिए, सो स्पर्म की स्पीड जो होती है ना वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 से कितना, 2.5 या 3 mm पर मिनट होनी चाहिए।
कितना 1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट तक होनी चाहिए, इतनी हाई स्पीड होनी चाहिए। अगर इतनी स्पीड स्पर्म की है तो वो फर्टिलाइजेशन साइट में कितनी देर में 30 मिनट के अंदर कहां पहुंच जाएगा, फर्टिलाइजेशन साइट पर पहुंच जाता है। फर्टिलाइजेशन साइट मींस एम्पुला में पहुंच जाता है। सो हाउ लॉन्ग टाइम नीड टू रीच, तो अगर इतनी स्पीड है स्पर्म की तो कहां पहुंच जाएगा, तो वो फर्टिलाइजेशन साइट या एम्पुला में पहुंच जाएगा। अब देखो एक बात बताता हूं, अगर किसी वजह से स्पर्म के हेड में कोई प्रॉब्लम, कहां पर, अगर स्पर्म के हेड वाले रीजन में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, कहां पर, डिफेक्ट इन हेड रीजन, अगर हेड वाले रीजन में कोई डिफेक्ट है तो इसे कहते हैं प्राइमरी डिफेक्ट। कौन सा, प्राइमरी डिफेक्ट हो जाएगा। और अगर अदर रीजन पे, अगर कहीं अदर रीजन पर, अदर रीजन पर कोई डिफेक्ट आता है ना, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, उसे कहते हैं सेकेंडरी डिफेक्ट। तो प्राइमरी डिफेक्ट और सेकेंडरी डिफेक्ट दो तरह के होते हैं। अगर नहीं, अब देखो प्राइमरी डिफेक्ट अगर हेड में कोई डिफेक्ट हो गया तो उसे रिपेयर कर पाना या कहा जाए किसी मेडिसिन को देकर, ऐसा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेकेंडरी डिफेक्ट अगर है तो उसे कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन से या किसी तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब फाल्टी स्पर्म दो तरह के हो सकते हैं। फाल्टी स्पर्म में प्राइमरी डिफेक्ट हो सकता है जिसमें हेड का डिफेक्ट आता है, सेकेंडरी डिफेक्ट हो सकता है जिसमें किसी अदर रीजन का है, जैसे टेल रीजन, मिडिल पीस वाले रीजन का हो जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि दो तरह का क्या हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है। अब देखिए फिर से आ जाते हैं अपने पॉइंट में। अब देखो ये क्या क्या थे, तो मैंने कहा था कि यहां पर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये, तो आपने आंसर दिया, यहां पर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया कितने हैं, आई टोल्ड यू बिफोर 25 to 30। और ये कैसे हैं, इस तरह से क्वाइल्ड हैं। और इस क्वाइल्ड कंडीशन को क्या कहते हैं, देन आंसर विल बी, क्या कहोगे, नबर्न कर्ण। क्या वर्ड यूज करेंगे यहां पर, तो इसे कहते हैं, इनकी क्वाइल्ड स्टेज को नेबर्न कर्ण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नेबर्न कर्ण। इट्स मींस जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्वाइल्ड स्टेट में प्रेजेंट हैं, और हैं कितने, लिख देता हूं यहां 25 से 30 है। अब देखो एक नॉर्मल सेल में लोएस्ट नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का कितना होता है, 300 होना चाहिए, 300 to 400। लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, आप ट्रिपैनोसोमा मत समझिएगा कि सिंगल होंगे, हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। और लार्जेस्ट कितना हो सकता है, 50,000। तो आप जरा देखिए यहां कितने, 25 to 30। तो एक ह्यूमन की नॉर्मल सेल में लीस्ट माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं, 25 200 300 to 400। लेकिन यहां मैक्सिमम कितने हैं, सिर्फ 25 से 30। तो अगर मैं 30 मान लो भाई, तो भी कितना हुआ, 10%। इसीलिए कहा जाता है कि स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत कम होता है। कितना होता है, 10%। तो इस तरह से आपने देखा, इसका मतलब बहुत देर तक माइटोकॉन्ड्रिया इन्हें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसी वजह से जो सीमेन होता है वो क्लॉटेड स्टेट में होता है, क्लॉट बनाना जरूरी होता है, और क्लॉट की वजह से इसकी मोबिलिटी रुक जाती है। तो जब ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचेगा सीमेन, तो जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से, और हमने कहा था कहां से, आपको बताना होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या निकला था, प्रोफाइब्रोलाइसिन, उसकी इफेक्ट से क्लॉट को फिर से ब्लैक डिजॉल्व कर दिया जाएगा और लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो तब मोबिलिटी शुरू होती है। तो मैंने कहा ना, मोबिलिटी और कितनी होनी चाहिए, 1.5 से 3 mm पर मिनट। तब वो फर्टिलाइजेशन साइट मींस एम्पुला में कितनी देर में पहुंचेगा, 30 मिनट में। तो इस तरह से देखा
कि ह्यूमन में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने होते हैं, कब बने, डिफेक्ट कैसे होते हैं, ये बातें आपको मैंने यहां बता दी। अब मान लो एक मेल किसी वजह से, ड्रग्स के इफेक्ट से या किसी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो क्या कहेंगे उसको, एजूस्पर्मिया। इसका मतलब वो स्पर्म को बना नहीं पाता। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एजूस्पर्मिया। क्या बोलते हैं, एजूस्पर्मिया का मतलब क्या हुआ, मैन कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म नहीं बना। दूसरी बात क्या होता है, ओलिगोजूस्पर्मिया, जूस्पर्मिया। अब इसी कंडीशन में क्या होगा, बनाता तो है लेकिन कम स्पर्म बन रहा है। कितने का, तो देखो मैंने एक बात बताई, कितने स्पर्म होने चाहिए, सो आपने देखा 200 से 300 मिलियन तो होने ही चाहिए। अब अगर किसी मैन में स्पर्म प्रोडक्शन की कैपेसिटी घट जाए और वो कितनी रह जाए, स्पर्म प्रोडक्शन की कैपेसिटी घट गई और वो 20 मिलियन से कम हो जाए, सो वो कैसा हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाएगा। क्यों, अब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो 20 मिलियन बनना है लेकिन कैसा, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। ऐसी कंडीशन में ओलिगोजूस्पर्मिया हो जाने से और अगर 20 मिलियन से नीचे हो जाए तो फिर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर स्पर्म क्या करें, तो एजूस्पर्मिया, स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, ओलिगोजूस्पर्मिया में क्या हो गया, बहुत कम स्पर्म बन रहे हैं, और एस्थेनोजूस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया की बात करें तो एस्थेनोजूस्पर्मिया क्या होगा, जब स्पर्म क्या हो जाए, जब स्पर्म की मोटिलिटी घट जाए, मूवमेंट नहीं होता, तो क्या कह देते हैं, एस्थेनोजूस्पर्मिया। टेराटोजूस्पर्मिया क्या होता है, जब स्पर्म क्या में प्राइमरी या सेकेंडरी किसी तरह का डिफेक्ट आ जाए तो फिर क्या कहते हैं उसको, टेराटोजूस्पर्मिया। तो खैर अभी आपको समझना है एजूस्पर्मिया और ओलिगोजूस्पर्मिया। इसका मतलब कभी कभी स्पर्म नहीं बनते, कभी कभी स्पर्म कम बनते हैं। अब ये नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे उस चैप्टर में आपको हम इन सब टर्म के विषय में डिटेल बताएंगे। तब तक आप इसको डिटेल तैयार कर लीजिए और फिर मैं आगे इसका लेक्चर बनाता हूं जिसमें फर्टिलाइजर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को समझाएंगे। ओके, थैंक यू।